जनसुराज के पास बिहार को सुधारने का विजन क्या है, कैसे बिहार सुधरेगा। कोई कह रहा है भाई शिक्षा से नहीं सुधरेगा, रोजगार से, महिला ने कहा महिला एम्पावरमेंट से सुधरेगा। कोई कह रहा है इंडस्ट्री आने से सुधरेगा। कोई कह रहा है भैया IT फार्म चालू कर दीजिएगा तो सुधरेगा। हम लोग मूलतः तीन बात कह रहे हैं। पहला, 0 से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। 15 साल क्यों? क्योंकि साइंस कहता है कि अगर आप 10वीं क्लास तक, 11वीं क्लास तक बढ़िया पढ़ लिख जाएं तो किसी भी परिस्थिति में आप अपना जीवन आगे बढ़िया चला सकते हैं। हम लोग सब उसके एग्जाम्पल हैं। ज्यादातर लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं सब बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। 10वां पढ़ लिए, साइंस कॉलेज में आ गए, जीवन में आगे बढ़ गए। तो पहला हम लोग का विजन ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई जाए कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ ना बने। कैसे बनाएंगे ये अभी बताते हैं। दूसरा विजन का पिलर ये है कि जो युवा है 20 साल से 55 साल 60 साल के उम्र के लोग जो अब वापस जाकर पढ़ नहीं सकते, उनके हाथ में पूंजी की व्यवस्था की जाए ताकि वो खुद स्वरोजगार कर सके, अपने पैर पर खड़ा हो सके, कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। ये कैसे होगा ये भी अभी आपको बताएंगे। और तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि जो 60 साल से ज्यादा उम्र का आदमी है, गरीब है या उसके पास साधन नहीं है, उसको कम से कम 2000 रुपया महीना का जरूर मिले ताकि वो एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। बड़ी बात कुछ नहीं कहेंगे, इसी तीन बात को आपको समझाते हैं कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधारा जा सकता है। हम लोग इसके लिए दो बात कह रहे हैं। एक कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने बताया, सिखाया, रादर देन टेकिंग स्कूल टू एवरी विलेज, यू नीड टू टेक चिल्ड्रन टू गुड स्कूल। मतलब अभी जो व्यवस्था है इसमें सरकार की पॉलिसी है कि हर गांव में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में स्कूल खोलो। नतीजा क्या हुआ? आप 60,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करते हैं और जो आपने व्यवस्था बनाई है इसमें जहां बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहां पर स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है। ये बिल्कुल आपकी गलत भावना है। स्कूल में खिचड़ी बंटने से अगर शिक्षा व्यवस्था खराब होता तो भाई 6वीं क्लास के ऊपर के स्कूलों में खिचड़ी नहीं बंटती है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग घर में बैठ के कमेंट्री करते हैं कि जो नियोजित शिक्षक लोग आया है, शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा खराब होता तो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था इसलिए खराब हुई है कि समाज और सरकार, ध्यान दीजिए, समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की महत्ता है ही नहीं। जो गांव देहात में आप जाइएगा, लोगों के लिए जो विद्यालय है वो सरकारी सुविधा पाने का केंद्र बन गया है। अगर आपका बालक, आपका बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है, साइकिल का पैसा नहीं आया, पोशाक का पैसा नहीं आया, तो आप जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करते हैं। लेकिन उसी विद्यालय में अगर गणित के टीचर नहीं है तो आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपके लिए विद्यालय पोशाक और साइकिल पाने का केंद्र है। सरकार के लिए भी जो विद्यालय है वो शिक्षा संस्था नहीं है। यहां पर बैठे हुए लोग ये सोचते हैं, कह रहे भाई इतना मास्टर सबको पैसा दिया जा रहा है, पढ़ा तो ऐसे भी नहीं रहा है, तो चलो इससे कुछ दूसरा ही काम कराओ, वोटर लिस्ट बनवाओ, स्वच्छता का काम कराओ। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की प्रायोरिटी नहीं रही है, उसकी वजह से यह व्यवस्था बिगड़ी है। सुधारने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं? दो बात। एक तो जो पूरे बिहार का आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर प्रखंड में
अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं, हर प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं तो और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, तो कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो 20 मिनट के अंदर अपने घर से उस विद्यालय तक न पहुंच जाए। शहरों में आप इसको देख भी रहे हैं। आप शहरों में देखते हैं कि आपके घर के बगल में स्कूल अच्छा नहीं है, स्कूल बाईपास पे अच्छा है, लेकिन आप स्कूल बस से अपने बच्चे को भेजते हैं, गाड़ी से भेजते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि बिहार में हर साल प्रखंड के स्तर पर एक विद्यालय को चुना जाए और उसको नेतरहाट के स्तर का विद्यालय अपग्रेड किया जाए। नेतरहाट हम क्यों कह रहे हैं? नेतरहाट कोई मॉडल नहीं है, एक रेफरेंस है, क्योंकि बिहार झारखंड में सरकारी व्यवस्था के तहत चलने वाला ये सबसे अच्छा विद्यालय था। वहां एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स बने एक विद्यालय से, और ज्यादातर छात्र निम्न या मध्यम आर्थिक परिवारों से आए हुए थे। तो हम लोग का लक्ष्य यह है कि बिहार में हर प्रखंड में हर साल कम से कम एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय बनाया जाए। एक क्यों, 2 क्यों नहीं? इसलिए कि अगर बिहार के हर प्रखंड में आपको एक विद्यालय बनाना हो नेतरहाट के स्तर का, तो करीब करीब 15 से 17 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उतना ही पैसा हम लोग एक साल में इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 वर्ष तक हर साल आप एक एक विद्यालय भी बनाएंगे तो हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बन जाएंगे। तो पहला काम तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगले 10 वर्ष में बिहार को अगर ज्ञान की भूमि बनाना है तो हर साल प्रखंड के स्तर पर एक विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए। अब आप पूछिएगा कि भाई 10 वर्ष आप बनाने में लगाइएगा तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? उसके लिए जनसुराज ने यह कहा कि जब तक सरकारी विद्यालय आपके इलाके में नहीं सुधरता है तब तक आपके पास ये सुविधा है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब कुछ जो शिक्षाविद हैं वो कहते हैं भैया ये तो सब प्राइवेटे में जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। अमेरिका में जैसे कई राष्ट्रों में ये व्यवस्था है, पेरेंट्स को सरकार ये विकल्प देती है कि आप पब्लिक में जाइएगा या प्राइवेट में जाइएगा। आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि MIT में हम सरकार फीस देगी वहां पढ़ाइएगा, तो आप लोग क्या कहिएगा? क्या नहीं भैया साइंस कॉलेज में पढ़ाइए। अगर आपको कोई कहे कि PMCH से आपका लड़का मेडिकल करेगा और अगर नहीं करेगा तो रमैया में सरकार डोनेशन देके पढ़ाएगी, तो आप क्या कहिएगा? नहीं भाई हमारा लड़का PMCH में होना चाहिए। तो ये पूरे वर्ल्ड का प्रूवन मॉडल है। अगर सरकारी विद्यालय अच्छा हो तो लोग प्राइवेट में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर प्राइवेट में जाए भी तो हम लोग का जो आकलन है कि जो 60,000 करोड़ रुपया अभी खर्च हो रहा है शिक्षा में, उसको अगर 3 हिस्से में बांट दिया जाए तो करीब 15,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं सिलेक्ट 550 विद्यालयों को अपग्रेड करने के लिए। 15,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों को फीस देने के लिए जिनके गार्जियन ऑप्ट करेंगे प्राइवेट में जाने के लिए, और जो बाकी का बच जाएगा 30,000 करोड़ वो अभी की व्यवस्था को चलाने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप में से कुछ लोग अभी भी ये कह सकते हैं कि भैया प्राइवेट पर आप ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। सरकारी विद्यालय अगर आप नहीं सुधारते हैं तो लीगली भी देखिए, RTE में कहा गया है कि सरकार की ये जिम्मेवारी है कि हर बच्चे के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाए। तो जब तक आप सरकारी विद्यालय नहीं सुधारिएगा तब तक आपको बच्चों को प्राइवेट में पढ़ने की सुविधा देनी पड़ेगी। कई लोगों को लगता है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। बिहार में प्राइमरी विद्यालयों को चलाने का जो खर्च है, एक बच्चे का एवरेज कॉस्ट 864 रुपया है। याद कर लीजिए, महीने का 864 रुपया प्रति छात्र सरकार खर्च कर रही है उस विद्यालय को चलाने में,
जहां भैंस गाय बकरी भी नहीं बैठ रहा है। और सामान्य फीस क्या है प्राइवेट स्कूलों का गांव में? 400 रुपया, 300 रुपया। अच्छे से अच्छे अंग्रेजी विद्यालय में अगर आप अपने बच्चे को गांव में एडमिशन कराइएगा तो एवरेज 400 रुपया 500 रुपया में लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग उसके लिए प्रोविजन कर रहे हैं कि हर परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं, अगर आप उसको 1500 रुपया महीना दे दीजिएगा तो कम से कम वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, अपनी जिंदगी अपने बच्चे की सुधार देगा। और ये हमारी सोच नहीं है, ये जो स्कूल सेलेक्ट स्कूलों को बेहतर करने का मॉडल है, ये पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, अगर आप में से कोई देखा होगा या अगर आप शिक्षा के इंडेक्स को देखेंगे, दुनिया में सबसे अच्छी प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था फिनलैंड में है। फिनलैंड में सबसे अच्छी प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था है। वहां पर यह चीज लागू है कि रादर देन बिल्डिंग स्कूल टू इन एवरी विलेज, मेक स्कूल एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस एंड हेल्प चिल्ड्रन रीच दैट स्कूल। ये मॉडल हम लोग बिहार में लागू करना चाहते हैं। दूसरा जो बात है रोजगार का, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम साल भर में पलायन रोक देंगे, तो लोग कह रहे हैं कैसे रोक दीजिएगा? किसी को लग रहा है कि फैक्ट्री लगाएंगे, कोई यहां बेवकूफ लोग राजद वाले कह रहे हैं हम सरकारी नौकरी दे देंगे। तो आप पहले आंकड़े समझिए कि रोजगार कहां पर है। जो लोग भी कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे, आप सुन रहे हैं बिहार में बहस चल रहा है पिछले 2 वर्ष से कि हमने 5 लाख नौकरी दिया कि 10 लाख नौकरी दिया। एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, बिहार में 75 साल में मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक अगर जितने भी सरकारी कर्मी हैं, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सबका गिनती कीजिएगा तो बिहार में 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। कितना? 23.25 लाख, मतलब 1.97%, 2% लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 3 वर्ष से बिहार में खाली यही चर्चा चल रहा है कि हम 10 लाख नौकरी दिए कि 5 लाख दिए। भाई टोटल 23.25 लाख लोग ही नौकरी करते हैं, कि मेरा आंकड़ा नहीं है। जो सैलरी जाती है, सीएजी जो ऑडिट करता है, ये उसका आंकड़ा है। और क्या बिहार में बहुत वैकेंसी है? जो अभी लोग बता रहे हैं राजद के लोग की बड़ा वैकेंसी है, तो मैं आपको देश का आंकड़ा दे देता हूं। देश के स्तर पर 3% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, 3% लोग। तो इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी बिहार में रोजगार बेरोजगारी खत्म करने का जरिया नहीं हो सकता है। इससे आप 2 या 3% लोगों को ही रोजगार दे सकते हैं। दूसरी बात, लोग कहते हैं इंडस्ट्री से हो जाएगा। यह भी बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का कि फैक्ट्री लगवाइए। आप कितना भी फैक्ट्री लगा लीजिएगा, जो अगर इकोनॉमिक्स को आप समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझने वाले कुछ लोग तो जरूर होंगे, तो इकोनॉमिक्स के 3 हिस्सा है। एग्रीकल्चर है, जीडीपी जो है वो 3 भाग में है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला दीजिएगा तो भी वो 35 से 40% ही होता है। बिहार जैसे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर लेस देन 10% ऑफ द होल इकोनॉमी। तो अगर आप बहुत फैक्ट्री लगा भी दीजिएगा तो भी 10-20 हजार, 2-4 लाख, 10 लाख, 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं। जो पूरी इकोनॉमी है 65% है सर्विस सेक्टर में। हम लोग जहां यहां बैठे हुए हैं, ये सर्विस सेक्टर है, होटल है, विवाह भवन है, 20 लोगों को नौकरी मिली हुई है। किसी ने बताया कोचिंग का हब बनाइए, सिनेमा है, रेस्टोरेंट है, गाड़ी चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बिजनेस धंधा करते हैं। देश की इकोनॉमी में 65% सर्विस सेक्टर है, बिहार में 67% है। तो अगर बिहार में रोजगार क्रिएट करना है तो सर्विस सेक्टर में ही सबसे ज्यादा संभावना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पूंजी की उपलब्धता। अगर आपके पास पूंजी हो, पैसा हो, तो आप होटल खोल सकते हैं, आप कोई बिजनेस रोजगार कर सकते हैं, अपने खेत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कल धान उगा रहे थे, अब कल से लहसुन उगा सकते हैं। तो बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पूंजी की अनुपलब्धता। ये पूंजी की जो कमी है वो क्यों है उसको समझिए
तो आपको रास्ता अपने आप दिखेगा। समाज में पूंजी के दो स्रोत हैं, एक जो आप और हम पैसा कमाते हैं, जो खर्च के बाद बच गया वो आपका पूंजी हुआ, मूलधन हुआ, और दूसरा है बोरोड कैपिटल। आप 1 लाख रुपया कमाए, 80,000 रुपया खर्च हो गया, 20,000 रुपया आपके पास बचा है, आपने एक गाड़ी या एक मोटरसाइकिल खरीदना है तो 20,000 रुपया अपना इस्तेमाल किया और बाकी पैसा आपने बैंक से लोन लिया। बैंकिंग की जो व्यवस्था है, पूंजी की उपलब्धता समाज में रहे, इसके लिए सरकार का एक गाइडलाइन है, बैंकों की ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि जितना पैसा आप और हम बैंकों में रखते हैं उसका कम से कम 70% पैसा बैंकों को, समाज को ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर वापस देना होता है। ऋण के तौर पर 70%, ये उनकी वैधानिक जिम्मेवारी है। बिहार में जो सीडी रेशियो, ये आरबीआई इसका आंकड़ा जारी करता है हर 15 दिन पर। बिहार में बैंक जो हैं वो सिर्फ 100 में 40 रुपया ही लोन दे रहे हैं, 60 रुपया दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं पूंजी का पलायन। इसका असर क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, कोई इंडस्ट्री नहीं है, बहुत गरीबी है, फिर भी बिहार के लोगों ने एक साथ मिलके करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने बैंकों में जमा किया। 40% सीडी रेशियो होने की वजह से बैंकों ने सिर्फ 1,61,000 करोड़ रुपया यहां पर कर्ज के तौर पर दिया। चाहे आपको घर बनाने के लिए दिया हो, टीवी खरीदने के लिए दिया हो, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दिया हो, खेती करने के लिए दिया हो, बिजनेस करने के लिए दिया हो, कुल 1,61,000 करोड़ रुपया ही लोन के तौर पर मिला। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां पर तरक्की हो रही है। गुजरात में सीडी रेशियो कितना है? 90। कर्नाटक में सीडी रेशियो कितना है? 92। तेलंगाना में सीडी रेशियो कितना है? 100। आंध्रा में सीडी रेशियो कितना है? 104। केरल में सीडी रेशियो कितना है? करीब करीब 95। तो ये जो पैसा है, हम लोग का पैसा 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक यहां से ट्रांसफर कर रहे दूसरे राज्यों में। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए तो हर साल बजट से नहीं, लोगों का बैंकों के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होने लगेगा। जब ये 2.5 लाख करोड़ रुपया आपको उपलब्ध होगा तो जो आज 4 कमरे का घर बना रहा है वो 6 कमरे का बनाएगा। आप एक मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, कल 2 खरीदिएगा। आप छोटा रोजगार कर रहे हैं, उसको बड़ा कीजिएगा। आप 10 सीटर रेस्टोरेंट चलाते हैं, कल 50 सीटर रेस्टोरेंट चलाइएगा। हर आदमी के पास जब पूंजी होगी तो उससे रोजगार बढ़ेगा। तो जन स्वराज एक पंक्ति में ये कहता है कि अगर रोजगार क्रिएट करना है, पलायन रोकना है, श्रम का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी का पलायन रोकना होगा। जब पूंजी का पलायन रोकिएगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, बुद्धिमान लोग रुकेंगे, उस पैसे का इस्तेमाल करके कुछ बिजनेस करेंगे, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दूसरा पलायन रोकने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ देंगे। बिहार में करीब करीब 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जो कृषि योग्य है। उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन में कैश क्रॉप होता है। कैश क्रॉप सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में होता है, बाकी में धान, गेहूं, मकई उगा रहे हैं लोग, बाजरा। तो जन स्वराज ये कह रहा है कि अगर आप फूड ग्रेन के बजाय कैश क्रॉप की खेती करेंगे तो आपको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा। इसका असर क्या होगा? करीब करीब 20 लाख हेक्टेयर में यहां पर कैश क्रॉप होने लगेगा, और उससे बहुत बड़े पैमाने पर जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप पूछिएगा पैसा कहां से आएगा? भाई, उसको पैसा ऑलरेडी मनरेगा में उपलब्ध है। ऑलरेडी केंद्र सरकार ये पैसा दे रही है, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
पिछले साल बिहार ने 60% मनरेगा का पैसा सरेंडर किया है, पैसा लिया ही नहीं, क्योंकि यहां करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो दूसरा पलायन रोकने का हम लोग का जो तरीका है कि कृषि को, मनरेगा को कृषि से जोड़ दे, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मनरेगा के मजदूर का सही सदुपयोग होगा और कृषि आधारित मजदूरों का पलायन रुकेगा। तीसरा और अंतिम बात, पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चलाना चाहते हैं। मतलब यहां पर कल्चर नहीं है बिजनेस व्यापार का। गुजरात में लोगों का कल्चर है, आदमी कहता है मारवाड़ी का उसका स्वभाव है, वो लोन लेता है, बिजनेस करता है। बिहार में लोगों का ये कल्चर नहीं है समाज का, और उसकी वजह एक है, लोग ब्याज से बहुत डरते हैं। मूलधन से ज्यादा लोग ब्याज से डरते हैं। बिहार का स्टडी कीजिएगा तो लोग ब्याज से डरता है, भाई कितना पैसा लग जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा, बिजनेस करेंगे दिवालिया हो जाएंगे। उसके लिए बिहार में हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू करना चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो रोजगार करना चाहता है, उद्योग धंधे लगाना चाहता है, उसको 4% लोन, ब्याज पर ही लोन दिया जाए, तो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। और 4% वो देगा, 6% सरकार देगी। 10% पर मान लीजिए लोन मिलता है बल्क में, तो 4% लोग देंगे, 6% सरकार देगी। इसका असर क्या होगा? हर 6,000 करोड़ रुपया बजट का प्रावधान पर 1 लाख करोड़ रुपया लोगों को लोन के तौर पर मिल जाएगा, जो उससे वो बिजनेस व्यापार करेंगे, जिससे उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी और अगले 5 साल 10 साल में दसियों लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहाँ के लोग खुद से छोटा मोटा शुरू करेंगे। तो हम लोग का शिक्षा और रोजगार के लिए ये मॉडल है। इंडस्ट्री लगाने से बिहार नहीं सुधर सकता है, कम से कम पहले फेज में इंडस्ट्री पर फोकस नहीं है। यहाँ बहुत बड़े उद्योग नहीं लगा सकते हैं। बिहार का अगर गौरवशाली इतिहास वापस लाना है तो इसको पुनः ज्ञान की भूमि बनाना है, सीमेंट का फैक्ट्री नहीं बनाना है। जब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, जब यहाँ कोचिंग हब होगा, जब यहाँ पर आईटी, जो पढ़ा लिखा व्हाइट कॉलर जॉब हम लोग को चाहिए, हम लोग को ब्लू कॉलर जॉब पर ध्यान नहीं देना है। ब्लू कॉलर जॉब अपने आप आएगा। अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर खपत बढ़ेगी, तो स्वाभाविक तौर पर ब्लू कॉलर जॉब, जो फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्री के मालिक होते हैं, दे ट्राई टू बी क्लोजर टू द कंज्यूमर। अगर सीमेंट की खपत बिहार में होगी तो अपने आप सीमेंट फैक्ट्री यहां खुलेगी, जो ब्लू कॉलर जॉब है। लेकिन जो व्हाइट कॉलर जॉब है वो बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, वो एनवायरमेंट देखता है, उनके लिए अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए। तो बिहार में कोशिश होनी चाहिए शिक्षा बेस्ड एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि यही हम लोग की ताकत है। हम लोग की ताकत सीमेंट बनाना नहीं है, हम लोग के पास कोयला का खदान नहीं है, हम लोग के पास यहाँ बड़े बंदरगाह नहीं है, लेकिन हर गांव में अच्छा पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले उपलब्ध हैं। अगर आप उनको सुविधा दे दें, जैसे मान लीजिए हम लोग का एक स्कीम है कि हर प्रखंड से कम 10,000 लड़कियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाए, नर्सिंग और पैरामेडिक्स की। आप सुनते हैं केरला का नर्स, केरला की नर्स कैसे पूरे देश में आई? आपने इसका ध्यान नहीं दिया होगा। आप सुनते हैं, समझते हैं कि सब लोग केरला में ट्रेनिंग लिया, नहीं। जब द्रविडियन मॉडल शुरू हुआ तो देश में उन्होंने सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेज तमिलनाडु में बनाए। देश में जितने नर्सिंग कॉलेज हैं, जितना सीट उपलब्ध है, उसका 2/3 याद रखिए सिर्फ तमिलनाडु में है। लेकिन उसका फायदा उठाया केरल के लोगों ने, क्योंकि केरल तमिलनाडु से पहले से ज्यादा एजुकेटेड रहा है। उनकी बच्चियां आई, उन्होंने तमिलनाडु के नर्सिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली, तो आप देखते हैं कि पूरा देश में केरल का नर्स दिख रहा है। तो अगर बिहार के बच्चियों को नर्स बनाया जाए, एक मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, तो उनका इनकम, एक एवरेज वेल ट्रेन्ड नर्स कैन अर्न एनीथिंग बिटवीन 30,000 to 50,000। और देश में 1 करोड़, ध्यान रखिए, 1 करोड़ नर्सिंग की वैकेंसी है, 1 करोड़ नर्सिंग का शॉर्टेज है।
तो अगले 5 वर्ष में बिहार आईटी का जैसे हब बना है हैदराबाद, बेंगलोर, वैसे पैरामेडिक्स का हब बनना चाहिए, टीचर्स का हब बनना चाहिए, नर्सेज का हब बनना चाहिए। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएट किए जाएंगे, उससे लोगों का इनकम बढ़ेगा। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, स्वाभाविक तौर पर आप कंज्यूम ज्यादा कीजिएगा। जब पैसा होगा तभी तो कुछ खरीदिएगा, खाइएगा। जब आप कंज्यूम करेंगे तो ब्लू कॉलर जॉब और इंडस्ट्री अपने आप उसको फॉलो करता है।